बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, होम्योस्टैसिस एट सेल। होम्योस्टैसिस बेटा हम पढ़ चुके हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, तो उसकी वजह से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी फ्लक्चुएट कर जाता है, तब्दील हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म्स, नुकसानात हो सकते हैं, हमने उन नुकसानात से प्रोटेक्ट करना है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को बेटा हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। और हमने बेटा पढ़ा था कि होम्योस्टैसिस हम डिफरेंट लेवल्स पर पढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से लेकर ऑर्गेनिज्मिक लेवल तक जितने भी लेवल्स आते हैं, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, इन तमाम लेवल्स पर बेटा हम क्या पढ़ते हैं, होम्योस्टैसिस। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस एट सेल लेवल, कि एक सेल अपने अंदर, एक सेल अपने अंदर वाले इन्वायरमेंट यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह मेंटेन करता है। तो हम बेटा ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम अपनी बॉडी के सेल की बात करें, तो हमारे सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो इन्वायरमेंट है, उसे बेटा हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल का इन्वायरमेंट है, इसे बेटा हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के बेटा इन्वायरमेंट हैं, लेकिन ये दोनों इन्वायरमेंट हम सेल लेवल पर देख रहे हैं कि एक सेल के बाहर के इन्वायरमेंट और एक सेल के अंदर का इन्वायरमेंट। जब बेटा हमारे सेल के बाहर का इन्वायरमेंट यानी कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का इन्वायरमेंट जब फ्लक्चुएट करेगा, जब इसमें फ्लक्चुएशंस, तब्दीलियाँ आएंगी, तो इन फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बेटा, इसके अंदर भी क्या आ जाएंगी, फ्लक्चुएशंस। अब हमारा सेल क्या करेगा, वो सेल के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशंस, इंटरनल फ्लक्चुएशंस के अंदर मेंटेन करेगा। तो इन इंटरनल फ्लक्चुएशंस का एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन होना बेटा, उसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस। अब इसकी डेफिनेशन है, द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एट सेल लेवल, यानी कि सेल के लेवल पर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का इन्वायरमेंट, कीप फ्लक्चुएटिंग इन नैरो रेंज, यानी कि सेल जो है वो अपने अंदर वाले इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशंस को बेटा कौन सी रेंज में मेंटेन करता है, नैरो रेंज, यानी कि इंतहाई कम फ्लक्चुएशंस अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आने देता है, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के बाहर का इन्वायरमेंट ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, लेकिन उसके मुताबिक
सेल के अंदर का इन्वायरमेंट बेटा ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसे बेटा हम 2 टाइप्स में करते हैं डिवाइड। एक बेटा हमारे पास है इंटरस्टिशियल और दूसरा बेटा हमारे पास कौन सा है, वेस्कुलर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम सेल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसे एक्सटर्नल भी कह सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, यानी कि आउटसाइड द सेल। और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे बेटा हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं और साथ में इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, यानी इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल इंट्रा सेलुलर और इंटरनल, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सटर्नल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल बेटा इन्वायरमेंट हमारे पास कितनी टाइप्स का है, 2 टाइप्स का। एक बेटा है इंटरस्टिशियल अराउंड द टिश्यू बेटा इसके मीनिंग क्या है, हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में सेल्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बेटा हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल का जो ग्रुप है जिसे हम टिश्यू कह रहे हैं, तो एक टिश्यू के बाहर बेटा जो इन्वायरमेंट होगा उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, यानी कि एक टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल। और जो इंटरस्टिशियल है ये भी सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, लेकिन अराउंड द टिश्यू, यानी कि सेल के ग्रुप जो होगा जिसे हम टिश्यू कह रहे हैं, उस टिश्यू में जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है बेटा वो कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल। सेकंड हमारे पास कौन है, वेस्कुलर। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो वेस्कुलर बेटा हम कहते हैं अराउंड द सेल, यानी कि सेल के बाहर, बट विद इन द वेसल, कि अगर कोई सेल किसी वेसल में है, किसी नाली के अंदर है, किसी ट्यूब में है, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है ब्लड वेसल। हमारी बॉडी में जिन नालियों के अंदर, जिन वेसल्स के अंदर ब्लड बेटा सर्कुलेट करता है उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल। तो वेसल के लिए बेटा हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वेस्कुलर। और जो ब्लड वेसल हैं इनमें बेटा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल। तो किसी भी वेसल के अंदर, किसी भी नाली के अंदर जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट होगा उसे बेटा हम क्या नाम देते हैं, वेस्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। हमारी ब्लड वेसल में या लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बाहर का बेटा जो इन्वायरमेंट है उसे भी हम कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, वेस्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब बेटा हम सेल लेवल पर जो होम्योस्टेसिस है ना उसकी एक एग्जांपल को यहाँ पे स्टडी करते हैं। एग्जांपल बेटा क्या है कि फॉर एग्जांपल इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, के सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर अवेलेबिलिटी ट्रेमेंडसली चेंजेस, यानी कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना, सेल के बाहर जो पानी की मिकदार है वो बेटा बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, फ्राम अबंडेंट सप्लाई टू आलमोस्ट ड्राई कंडीशंस। के बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें बेटा पानी की कंसंट्रेशन इंतहाई ज़्यादा हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है, सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर बेटा वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम। जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे अबंडेंट सप्लाई या वाटर, और जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हम बेटा कहते हैं ड्राई कंडीशंस। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं वो पानी में रहते हैं,
वहाँ पे उन्हें पानी ज़्यादा मुयस्सर होता है, तो हम कहते हैं वो अबंडेंट सप्लाई या वाटर में रह रहे हैं। और कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पानी इंतहाई कम मुयस्सर होता है, तो हम कहते हैं वो कौन सी कंडीशन में रह रहे हैं, ड्राई कंडीशंस। तो सेल के बाहर बेटा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तयाबी जो है वो तब्दील होती रहती है। कभी कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, कहीं पे बहुत कम पानी होता है, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है सेल का, सेल के बाहर पानी चाहे बहुत ज़्यादा हो जाए, चाहे सेल के बाहर पानी बहुत कम हो जाए, सेल का जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है उसमें तो होमियोस्टेसिस हो रही है ना। तो उस होमियोस्टेसिस का मकसद क्या है कि चाहे बाहर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, सेल के अंदर जो पानी है वो फ्लक्चुएट करेगा, पानी की मिकदार तब्दील होगी, लेकिन एक रेंज के अंदर होगी। सेल के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और ना बहुत कम हो जाएगा। अब बेटा इसको भी एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल ने अपने अंदर वाटर जो है ना बेटा वो रखना है 20 ml से लेकर 25 ml तक, 20 ml से 25 ml तक। अब बेटा देखें इसकी रेंज कितनी है, 20 to 25 ml वाटर। अगर बेटा ऐसे हो जाए कि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा, तो ज़ाहिरी बात है बेटा कि बाहर से वाटर इस सेल के अंदर आना स्टार्ट होगा। और अगर वाटर बाहर से सेल के अंदर आता रहे और सेल किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो ना करे, तो बेटा सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सेल की लाइसेस हो जाएगी, सेल फट जाएगा, सेल अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो सेल क्या करेगा, वो अपने अंदर से पानी को बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। जब बेटा सेल पानी को बाहर निकालना स्टार्ट करेगा, अब ज़रा ख़ुद देखें बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। सेल के अंदर पानी की रेंज कितनी है, 20 to 25 ml, यानी कि जो वाटर का हायर लेवल है, सेल अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी कितना रख सकता है, 25 ml। और जो लोअर लेवल है कम से कम वो कितना करेगा, 20 ml, 20 से नीचे नहीं जाने देगा, 25 से ऊपर नहीं जाने देगा। जब बेटा बाहर वाटर की एक्सेस सप्लाई होगी, ज़्यादा मिकदार में पानी होगा, तो सेल के अंदर भी पानी ज़्यादा आएगा। तो अब क्या करेगा सेल, अब सेल के लिए पॉसिबल नहीं कि वो उस पानी को 20 ml तक मेंटेन कर ले, चूँकि बाहर पानी ज़्यादा है, मुसलसल पानी अंदर आ रहा है। जब बाहर बेटा अबंडेंट सप्लाई होगी वाटर की, तो सेल अपने अंदर वाटर को मेंटेन करेगा हायर लेवल पर, क्योंकि मुसलसल पानी आ रहा है। वो कितना निकालेगा, मैक्सिमम कोशिश करके निकाले तो 25 तक ही मेंटेन कर सकेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम, जब सेल के बाहर पानी बेटा कम होगा तो सेल के अंदर भी पानी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेल क्या करेगा, वो 20 ml जो लोअर लेवल है वाटर का, यहाँ तक मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि सेल के अंदर वाटर की एक रेंज है 20 to 25 ml। 25 ml ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसे हम हायर लेवल कहेंगे। और 20 ml कम से कम वाटर की मिकदार है जिसे सेल अपने अंदर रख सकता है, इसे हम लोअर लेवल कहेंगे। यानी कि 20 से कम नहीं होने देगा, 25 से ज़्यादा नहीं होने देगा। तो जब बाहर अबंडेंट सप्लाई होगी तो सेल अपने अंदर वाटर कौन से लेवल पे मेंटेन कर लेगा, हायर। और जब बाहर ड्राई कंडीशन होगी, सेल पानी कम होगा,
तब सेल अपने अंदर वाटर लोअर लेवल पर रखेगा, यानी कितने ml पे 20 ml। अब बेटा इस सेल लेवल पे जो होम्योस्टेसिस हो रही है ना, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि बाहर चाहे कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कभी सेल के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, कम। लेकिन सेल जो है ना वो अपने अंदर चीज़ों को एक रेंज में मेंटेन कर ले। इस वजह से बेटा चाहे बाहर वाला इन्वायरमेंट तब्दील होता रहे, लेकिन हम कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये लिखा हुआ है कि इन इंटरनल, चाहे बाहर पानी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी में वेरी, तब्दील होगी। ऐसा नहीं होगा कि अंदर पानी तब्दील नहीं होगा, बट इन नैरो रेंज, यानी कि जो सेल के अंदर एक रेंज है ना, जो मैंने बताई थी 20 to 25 ml, जो हमने सपोज़ किया था, सेल अपने आप को उस रेंज के अंदर, वाटर को उस रेंज में क्या करेगा, मेंटेन करेगा इन रिस्पॉन्स टू अबंडेंट सप्लाई आर ड्राई कंडीशन। अब बेटा ये जो सारा काम हो रहा है ना कि सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होम्योस्टेसिस हो रही है, इसके लिए बेटा बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करेगा, वुड नॉट लेट फ्लूडिड इन केस ऑफ अबंडेंट सप्लाई, यानी कि जब बाहर पानी ज़्यादा होगा तो जो कंट्रोल सिस्टम सेल के अंदर लगा हुआ है, जो पानी की मिकदार को कंट्रोल कर रहा है, जब बाहर पानी ज़्यादा होगा तो वो सेल के अंदर पानी को नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होने देगा, और जब पानी बाहर कम होगा, उसकी कम सप्लाई होगी, तो ये कंट्रोल सिस्टम सेल के अंदर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी नहीं होने देगा। इसके बाद बेटा है एडाप्टेशंस फॉर नैरो रेंज, कि यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आने वाली वो चेंजेस जो उनको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं, बेटा उन्हें हम कहते हैं एडाप्टेशंस। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस लेकर आते हैं, उन्हें बेटा हम क्या नाम देते हैं, एडाप्टेशंस फॉर नैरो रेंज। नैरो रेंज कहते हैं कि बॉडी के अंदर आने वाली वो चेंजेस, वो तब्दीलियाँ जो बॉडी के अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, उनको एक रेंज में रखती हैं। उन चेंजेस को बेटा हम कहते हैं एडाप्टेशंस फॉर नैरो रेंज, एडाप्टेशन फॉर नैरो रेंज। तो बेटा वो अभी मैंने आपको समझा दिया था वाटर की एग्जांपल देकर कि अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो चेंजेस आएंगी जो वाटर को रेंज का जो लोअर लेवल है ना वहाँ पर मेंटेन करवाएंगी। अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर एडाप्टेशंस सेल के अंदर जो वाटर है उसको रेंज के कौन से लेवल तक बेटा कंट्रोल करती हैं, हायर लेवल। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो एडाप्टेशंस बॉडी के अंदर आ रही हैं, एडाप्टेशंस बॉडी में आ रही हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है मैंने लिख दी है। ऊपर जो मैंने हायर लेवल और लोअर लेवल का कंसेप्ट दिया था वो भी लिख दिया है। इम्पोर्टेंस बेटा है कि दीज एडाप्टेशंस आर गुड फॉर ऑर्गेनिज्म टू फील नॉर्मल विद इन इंटरनल फ्लक्चुएशन फोर्स्ड बाई ड्रास्टिक एक्सटर्नल कंडीशंस, के जब बाहर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस बेटा इतनी कम होती हैं, इस रेंज में होती हैं कि ऑर्गेनिज़म नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है और उसे किसी किस्म की बेटा कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। तो आज बेटा हमने यहाँ तक पढ़ना था इस लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे बेटा कमेंट्स कीजिएगा।